इस तरह से न A प्लस रेस्पॉन्सिबल होगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए और न B प्लस, बल्कि मोलर कंडक्टिविटी में इन दोनों का योगदान होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, मोलर कंडक्टिविटी दोनों के चलते होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आपका A प्लस और B माइनस दोनों आयन की चलते मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो अब कोलराउस लॉ क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ से कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लीज पे अटेंशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जब आपका डाइल्यूशन कैसा हो जाए? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is complete, when dissociation of electrolyte, when dissociation of electrolyte is complete, ठीक है, जब डिसोसिएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, पूरी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट चुका होगा, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, जब इलेक्ट्रोलाइट जो है कंप्लीटली वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है आयन में, इस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी of an weak electrolyte can be represented as clear, the represented as the sum of the individual contribution, the sum of the individual अलग अलग individual contribution of positive and negative ions. तो of we can write cation and anion, cation, positive ion and anion. This is the statement of Kohlrausch law. Clear? So no need to remember, please try to understand कि फिर से देख लीजिए एक बार कि when एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम लोग डाइल्यूशन करते गए, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता गया, और ये जो नेचर है वीक इलेक्ट्रोलाइट का कि विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन वो आयंस में उसका टूटने का टेंडेंसी भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो हम लोग इसमें डाइल्यूशन करते गए, ये आपका डिसोसिएट होता गया, एक ऐसा स्टेज आया जिस स्टेज में पूरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट हो गया। इसको हम लोग कहेंगे इस डाइल्यूशन को, जिस डाइल्यूशन पर ये हुआ, इस डाइल्यूशन को कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हुआ? कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिए थे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो इस वक्त आपका कोलराउस लॉ ये कहता है कि जब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, जब इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वैसे स्थिति में इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इस सॉल्यूशन का, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो न केवल पॉजिटिव आयंस के चलते होगा न नेगेटिव आयंस के चलते, बल्कि उसमें उसके मोलर कंडक्टिविटी में दोनों आयन का कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा। यानी हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम जो है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा? सम ऑफ द केटायन। तो केटायन को हम लोग लिख सकते हैं एम प्लस आयन इस तरह से, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं केटायन लैम्डा प्लस दिस इज पॉजिटिव आयन, क्लियर, एंड प्लस लैम्डा माइनस, मतलब क्या? मोलर कंडक्टिविटी जो होगा दोनों आयन के कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होगा।
कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर, यानी मोलर कंडक्टिविटी में दोनों का योगदान होगा, ठीक है, दोनों आयन का, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायन का, ठीक है। साथ में यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ये इसको भी जैसा लिखते हैं न्यू प्लस और ये माइनस, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आयंस को। तो इस इक्वेशन में ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कोलराउस लॉ, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर आपका लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी है, ये न्यू प्लस जो हम लोग लिखे थे एंड माइनस ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली, केटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कितना केटायन है और कितना एनायन, कितना पॉजिटिव आयन से कितना नेगेटिव आयन से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये लैम्डा जो हम लोग लिए थे लैम्डा प्लस एंड दूसरा लिए थे लैम्डा माइनस, ये रिप्रेजेंट करता आयनिक कंडक्टिविटी को, दिस इज आयनिक कंडक्टिविटी। तो वंस अगेन सी द कोलराउस लॉ, सी कोलराउस लॉ क्या है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, जिस वक्त आपका इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयंस में टूट जाए, वैसे स्थिति में, वैसे कंडीशन में उस सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव केटायन और एनायन के कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होगा। मतलब मोलर कंडक्टिविटी के लिए केवल केटायन रेस्पॉन्सिबल नहीं है या एनायन रेस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि दोनों के चलते मोलर कंडक्टिविटी होता है। और साथ में दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किससे किए थे, उसके नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन से। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर?